न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब भी राजनीति में कुछ फेरबदल होता है, कुछ शय और मात का खेल खेला जाता है, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो आम जन के लिए, राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए महत्व रखती है, क्योंकि ये इन्हें दिशा देती है। आज महाराष्ट्र में जो हुआ उससे एक बार फिर तस्वीर स्पष्ट हो गई कि महाराष्ट्र की सत्ता किसके पास रहेगी। क्योंकि आज जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, और इस बात को भी सामने रखा कि सभी शिवसेना के विधायक जिन्हें अयोग्य या योग्य हैं, इस बात के सवाल का जवाब दिया जाना था, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि विधायकों की योग्यता बरकरार रहेगी। उद्धव गुट के लिए जाहिर है एक झटका है, लेकिन क्या मायने हैं इस पूरे फैसले के? क्योंकि जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो उसमें दल बदल कानून जैसे कई ऐसे कारक हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हमारी चर्चा का यही मुद्दा रहेगा न्यूज नाइट में। शुरुआत आइए करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बड़ा झटका, शिंदे गुट ही है असली शिवसेना। विधानसभा अध्यक्ष का फैसला, शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार, 37 विधायकों के साथ गुट के पास बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का किया उद्घाटन। कहा यह नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय। अगले 25 वर्ष बनेंगे देश के अमृतकाल। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में वैश्विक व्यापार जगत के हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की सराहना की। दूरदर्शी नेतृत्व, असाधारण दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। कहा पिछले 10 साल रहे अविश्वसनीय। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के नेता। कहा ये भाजपा आरएसएस का समारोह। भाजपा ने कहा निमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 12 करोड़ के पार। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। 12 प्रांतों में 8 लाख से अधिक घर अंधेरे में डूबे। न्यूयॉर्क, पेनिसिल्वेनिया और न्यू जर्सी सबसे अधिक प्रभावित। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को मोहाली में। दोनों देशों के बीच पहली बार हो रही है T20 सीरीज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से, जहां शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है, और इसी के साथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रहेगी। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो वहीं शिवसेना ने इस फैसले से असहमति जताते हुए शिवसेना के उद्धव गुट ने इसे साजिश करार दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है।
विधानसभा अध्यक्ष ने 25 जून 2022 के कार्यकारिणी के प्रस्ताव को अमान्य ठहराते हुए असली पार्टी के सवाल पर उद्धव गुट की दलील खारिज करते हुए कहा कि शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का बहुमत है। Shinde faction was the real Shiv Sena political party when the rival factions emerged on 21st June 2022. Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Shri Bharat Gogale was validly appointed as the whip of Shiv Sena political party on 21st June 2023. Shri Eknath Shinde was validly appointed as the leader of the Shiv Sena political party on 21st June 2023. पार्टी संगठन को लेकर भी स्पीकर ने कहा कि 2013-2018 में संगठन चुनाव नहीं हुए तथा 2018 का नेतृत्व संगठन ही माना जाएगा जो चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में 2018 का संगठनात्मक नेतृत्व ढांचा मौजूद। शिवसेना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्थान सबसे ऊपर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला आखिरी माना जाता है। पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना प्रमुख को किसी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। उद्धव को एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का अधिकार नहीं था। शिंदे को नेता पद से हटाने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था। उद्धव का निर्णय पार्टी का निर्णय नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर उद्धव गुट का रुख साफ नहीं। अध्यक्ष के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जहां भाजपा इसे कानून सम्मत बता रही है, वहीं शिवसेना इसे साजिश करार दे रही है। माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। वही निर्णय होने की हमें अपेक्षा थी और वैसा निर्णय हो चुका है। अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेगी और असली शिवसेना जो है असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है। आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र में करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे, लेकिन अब लड़ाई कानूनी स्तर पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। शिशिर शेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विधानसभा अध्यक्ष का ये फैसला जिसका इंतजार कई महीनों से किया जा रहा था, लेकिन ये जो पूरा सियासी दंगल है इसकी शुरुआत लगभग 18 महीने पहले हुई। आपके सामने तस्वीर रखते हैं कि क्या कुछ हुआ इन 18 महीनों में, जिसके बाद आज ये निर्णय सामने आया। 20 जून 2022 वो तारीख जब शिवसेना के 15 विधायक, 10 निर्दलीय विधायक पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंच गए। 23 जून जब शिंदे का 35 विधायकों के समर्थन का दावा प्रस्तुत किया गया और 25 जून को डिप्टी स्पीकर का 16 विधायकों को नोटिस दिया गया और बागी विधायक इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहां से अदालती कार्यवाही भी शुरू होती गई, क्योंकि एक और विधानसभा दूसरी ओर कोर्ट, ये पैरेलल चलते रहे। 29 जून सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार, जिसको लेकर उद्धव गुट पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 3 जुलाई 2022 ये वो तारीख जब विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। 23 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की दल बदल या अयोग्यता संबंधित जो विभिन्न याचिकाएं थी, इन्हें 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। इसके बाद 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट द्वारा असली शिवसेना होने के दावे को चुनौती देने की जो उद्धव ठाकरे की याचिका थी, उद्धव ठाकरे गुट की याचिका थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साल बदला 11 मई 2023। हालांकि बीच में कई पड़ाव आते रहे, लेकिन मुख्य पड़ाव आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले इस्तीफा देने के कारण जो महाविकास अघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे की थी वो बहाल नहीं हो सकती, इस बात को स्पष्ट किया। एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस बात की भी स्पष्टता सामने आ गई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पीकर को यह कहा गया कि वे शिंदे गुट के जो 16 विधायक हैं उनकी सदस्यता को लेकर वो निर्णय लें। ये 11 मई की बात है और 11 मई से अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि 18 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा
कि मामले पर फैसला लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता, आप इस मामले पर फैसला लीजिए। हालांकि उसके बाद कई बातें और हुई, 10 दिन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद इसको बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया, यानी आज की तारीख 10 जनवरी 2024। और आज हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को योग्य ठहराया, जिसके बाद अब शिंदे अपने पद पर बने रहेंगे। और ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर हालांकि हम लगातार देखते रहे हैं कि इन 18 महीनों में भी काफी राजनीतिक बयानबाजी सामने आती रही है। और आज जब ये फैसला है, उसके बाद भी कई बातें सामने आई, दोनों तरफ से लोगों ने अपने अपने राजनीतिक बयानबाजी इस पर जाहिर है कि आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये एक पूरा ऐसा मामला है जो कानून सम्मत होना चाहिए। तो ऐसे में वाकई इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या आधार हैं, किन मायनों में इसे देखा जाना चाहिए, ये तमाम सवाल जिन्हें लेकर हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज का विशेष इसी से जुड़ा है, जो कहता है महाराष्ट्र में उद्धव गुट को झटका। आज का जो फैसला आया उससे शिंदे गुट यानी शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसको राहत मिली, लेकिन वहीं उद्धव गुट को झटका लगा है, क्योंकि ये उम्मीद, हालांकि अगर 16 विधायक अयोग्य घोषित हो भी जाते तो भी महाराष्ट्र की सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होना था। अजीत पवार के पास नंबर्स हैं, एनडीए वहां पे जो सरकार है वो बनी रहती, लेकिन जो शिंदे गुट है उनके 16 विधायक, उनकी योग्यता बरकरार रहेगी। और इसके बाद उद्धव गुट को जरूर इससे झटका लगा है। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ DK दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनके जहन में ये सवाल होंगे, क्योंकि जब राजनीतिक बयानबाजी होती है, दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुबे जी, जब राजनीतिक बयानबाजी होती है ना, उस वक्त एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, और जो समर्थक होते हैं, जो किसी दल के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, वो उसी नैरेटिव को पढ़ने का प्रयास करते हैं जिस तरह से नेता अपने बयान देते हैं। इस निर्णय को अगर हम एक पारदर्शी, क्योंकि आज इसके लाइव ट्रांसमिशन किया गया, इसका लाइव प्रसारण किया गया, ये पूरा मसला या विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, कहां तक पारदर्शी, कहां तक संविधान सम्मत? देखिए, 2-3 बातों पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप हैं वो अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे, स्वाभाविक है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसकी लाइट में इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जो विरोधी ग्रुप मतलब जो उद्धव ग्रुप है वो कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब विप उनको दे दी गई है, पहले वाली विप सहमत थी, और उसके अलावा पार्टी में ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी ही लेजिस्लेटिव पार्टी होगी, और लेजिस्लेटिव पार्टी में जो विप अपॉइंट किया गया है वो पॉलिटिकल पार्टी का ही होगा। इतनी बात से सहमति जताई जा सकती। लेकिन इसी दौरान जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में केस चला, तो इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को मान्यता दे दी और शिंदे गुट को ही शिवसेना माना। ऐसी परिस्थिति में अब स्पीकर या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध जाएं और या फिर इलेक्शन कमीशन के निर्णय को अपने निर्णय में समाहित करें, और उन्होंने वैसा ही किया कि इलेक्शन कमीशन के निर्णय को उन्होंने अपने निर्णय में समाहित किया। और ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो डेटा है, यानी कि एक चीज का निर्णय हो चुका है, हम उस निर्णय के आधार को आधार मानते हुए यहां पर निर्णय दे रहे हैं। अब उसमें आधार क्या था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो उनका पुराना संविधान है वो संविधान इसलिए मान्य है क्योंकि 2013-2018 में उस पर चुनाव होना था, और पार्टी का चूंकि इलेक्शन ही नहीं हुआ तो नया संविधान कैसे बन सकता है? पार्टी इलेक्ट हो, नई कार्यकारिणी बने, नई कार्यकारिणी नए संविधान को अप्रूवल दे सकती है। एक व्यक्ति किसी संविधान को कैसे बना सकता है और अप्रूवल कैसे दे सकता है? दुबे जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल जरूर ये समझना चाहूंगी मैं भी, क्योंकि जिस वक्त ये पूरी बात हो रही थी, स्पीकर ने जो सामने रखी, उसमें एक प्रीमाइज जिसे लेकर चला गया वो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार दिया है, जो सिद्धांत बना है, उसके आधार पर और चुनाव आयोग की साइट पर जो दिया है उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है। लेकिन जब इतनी सारी सुनवाइयां हुई हैं, सब कुछ हुई है, उसके बीच में कहीं एक बार ये भी बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी रिजल्ट आएगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट और द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इस मायने को भी समझना महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में, कि इसे लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, इस विषय में तो क्लैरिटी अपने आप है। क्लैरिटी ये है
कि आईआर कोहेलो का एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा था कोई भी संवैधानिक बॉडी जो टॉप लेवल की है और लिखा है कि वो नॉन अपीलेबल है या उसकी निर्णय फाइनल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्णय कर देगा वो भी कोर्ट में चैलेंजेबल है। और इसी प्रकार से लिखा तो यह है कि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय फाइनल है या लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय फाइनल है, लेकिन आईआर कोहेलो ये कहता है कि अगर नाइंसाफी हुई है या उसमें कोई पॉइंट मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है का मतलब बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा सुनेगा, या फिर जो आज निर्णय हुआ है उसको भी दोबारा सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी केस की सुनवाई होती है तो जो आधार हैं पीछे के, वो आधार जरूर लिए जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसमें पूरा बैकग्राउंड लिखते हुए एक डिटेल्ड ऑर्डर किया है। डिटेल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि चैलेंज करते समय बहुत मुश्किल होगा उस ऑर्डर को काट पाना, क्योंकि रीजनिंग उसमें प्रॉपर दी होगी। जाहिर है, और बहुत पारदर्शी तरीके से एक एक तथ्य को बिंदुवार तरीके से सामने रखते हुए नार्वेकर ने आज पूरा निर्णय पढ़ा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, हमने देखा कि किस तरीके से इस मामले को लेकर जाहिर है कि बीजेपी की ओर से तो यही कहा जा रहा है कि ये तो कानून सम्मत बात हो रही है, तो इसको लेकर क्या बोलना। लेकिन शिवसेना का उद्धव गुट है वो तो इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अदालत भी जाएंगे। इसे साजिश करार देना या उनका जैसे तथ्य है कि ये फिक्स्ड मैच है, क्या ये उनका एक नैरेटिव गढ़ने का ही प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए? देखिए, वो अवश्य जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस ऐसे जैसे मामले हैं जहां स्पीकर का निर्णय हो, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके अपने एक दायरे होते हैं, उनके अपने एरिया होते हैं। एक लेजिस्लेचर के मामले में वो, और खास करके 10 शेड्यूल मामले में केवल प्रोसेस को देखेंगे, क्या स्पीकर प्रक्रिया कैसे, क्या प्रक्रिया अपनाए जिससे फाइनल फैसला सुनाए। फैसला के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस पे होगी। तो अगर प्रोसेस पे कोई गलती है तो सुप्रीम कोर्ट अवश्य करेगी, क्योंकि नहीं तो स्पीकर हो, लोकसभा स्पीकर हो, असेंबली स्पीकर हो, अपने आप में स्वयं सक्षम है और उनकी पूरा अधिकार है जो फैसले सुनाने का, वो चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन प्रोसेस चैलेंज हो सकता है। तो आज अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो यही कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया बताई उसको आपने फॉलो नहीं किया। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ही तय करना है कि किसका कौन सा रियल सेना है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट सुना देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानती है उस मामले में वो पावर उनके पास नहीं है, या वो पावर अपने आप नहीं ले जा सकते। जब किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करना फ्लोर ऑफ द हाउस में, वो स्पीकर का दायरे पे आता है, वो स्पीकर का एरिया है जिसपे कोर्ट कुछ निर्देश नहीं दे सकता स्पीकर को। केवल प्रोसेस और प्रोसीजर वो कैसे फॉलो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट जरूर उसको एग्जामिन करेंगे। क्या महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर क्या प्रोसेस अपनाए ये फैसला आने, इस फैसले आने पर, बिल्कुल इस फैसले जो आज पहुंचे हैं कि एकनाथ शिंदे का पार्टी कि अभी वही रियल शिवसेना है, उसका कारण उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी कारण जो बड़े उसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखिए, जो 2018 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन, उद्धव ठाकरे जिसपे मालिक बने पार्टी के, वो कभी इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन के पास उसकी रिकॉर्ड ही नहीं है। जिस रिकॉर्ड पे वो सारे ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा, जिसकी उनकी वही है कि भाई प्रमुख जो है वो सब कुछ है। और यही एक बहुत बड़ा कमजोर बिंदु बना उद्धव ठाकरे के लिए, और जिसके आधार पर ये बात साबित हुई कि एकनाथ शिंदे को हटाए जाना भी गलत था और उनका ये सब विधायक जो है ये भी योग्य रहेंगे। लेकिन दुबे जी, अभी हमने देखा कि कैसे निर्णय पढ़े जाने से पहले जब विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ मुलाकात की तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है शिवसेना उद्धव गुट। इस तरह की याचिकाओं के क्या मायने, क्या असर डाल सकते हैं ये भी, और क्या ये प्रीमाइज कि जो निर्णय लिए गए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा साबित किया जाना कि जो निर्णय लिए गए वो सही थे, क्या उद्धव गुट के पास कोई विकल्प बचता है? अगर मैं लूप होल की बात करूं, कोई ऐसा बिंदु बचता है इस पूरे प्रक्रिया में, क्योंकि पारदर्शी था पूरा फैसला? देखिए, ऐसा है इन मामलों में अब व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो कहना है। हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, ये एक सरमाइश है,
ये एक बनाया हुआ वो बात है कि भाई ये मिलने गए, इसका मतलब क्या है? अब मिलने गए, क्या मुख्यमंत्री ने कोई ऑन पेपर डायरेक्शन दिया क्या? मुख्यमंत्री ने कोई सबमिशन किया क्या? ऐसा तो कोई विषय है नहीं। अब जब ऐसा विषय नहीं तो ऑन पेपर क्या हुआ? कोई किसी से मिलता है, उसके आधार पर निर्णय बदल जाएगा या निर्णय बदल दिया, ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं होता। और जो कहा जा रहा है वो मीडिया रिपोर्ट्स में कहने के लिए तो फिर हम सब जानते ही हैं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जब भी निर्णय चैलेंज होगा तो फिर वो जो लिखा गया है उसमें, उसका जो कंटेंट दिया है, उसकी जो रीजनिंग दी है, उसका जो ग्राउंड दिया है, वो ग्राउंड सामने आएगा। जैसा अभी शेखर जी कह रहे थे कि वो प्रोसीजर उसका देखेंगे कि भाई आपने स्टेपिंग जो ली वो सही तरह से ली कि नहीं दी, वो चैलेंज होगा जाके वहां पर। लेकिन आप किससे मिलकर आए, ये कोई प्रोसीजर का पार्ट है क्या? ये कोई ग्राउंड है क्या? ये कोई ग्राउंड नहीं बनता, इसलिए ये तो कहने की बात है केवल। जी जी शेखर जी, यहाँ पर ये जरूर समझना चाहेंगे कि क्या राजनीतिक मायने होते हैं या क्या दूरगामी प्रभाव देखते हैं आप इसके, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को तो प्रभावित करते नजर ही आते हैं, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के अंदर भी इस वक्त बार्गेनिंग हो रही है कि कौन कितना प्रभावशाली, कौन कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव, और इस निर्णय का जाहिर है कि शिवसेना उद्धव गुट पर भी, इस बार्गेनिंग पर भी असर पड़ता दिख सकता है। बिल्कुल, देखिए एक जो स्थिरता को लेकर जो सवाल थी पहले, भाई इस फैसले से क्या होगा, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं है। सरकार स्थिर है, अभी बहुमत है उनके पास। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, वहाँ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के, दूसरा अपने अजीत पवार। लेकिन इस साल अंत में नवंबर महीना में विधानसभा चुनाव होना है। देखिए उद्धव ठाकरे के लिए भी और एकनाथ शिंदे के लिए भी और सारे पार्टीज के लिए भी मामला जाके पब्लिक कोर्ट में जाएगा, क्योंकि चुनाव मैदान में आना है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है। लेकिन कई सवाल आएंगे, क्या इस सारे फैसले से कुछ चुनाव आगे बढ़ सकते हैं या आगे मतलब यानी लोकसभा के साथ हो सकता है, ये सारे सवाल आएंगे क्योंकि सीटों के लेकर है। वैसे लोकसभा चुनाव के पश्चात नवंबर महीना में होना ही है विधानसभा चुनाव। तो अभी पॉलिटिकल ज्यादातर मामला पॉलिटिकल फील्ड पे है, पॉलिटिकल एरेना पे आ गया है। कोर्ट में तो ये चलता रहेगा, लेकिन ज्यादातर जो आज बैटल है उद्धव ठाकरे के लिए भी, कैसे देखिए सारे अगर मेजोरिटी आपके पार्टी सब लोग छोड़ के यहाँ आ गए हैं, एक प्रकार से आपकी पार्टी की आपका क्या स्टैंडिंग है वो उस पर सवाल है। इसको आप पॉलिटिकली मुकाबला करने पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है शेखर जी कि अब उद्धव गुट के भी और टूटने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि जब दिखता है कि भाई कमजोर पहलू है ये, तो कई लोग पाला बदलने का प्रयास करते हैं। खैर देखना होगा राजनीति क्या रुख लेती है। फिलहाल दुबे जी और शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है।
माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा तथा देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रेसिडेंट न्यूसी IIM अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महात्मा मंदिर में इस साल के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की
एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देश में हुए रचनात्मक सुधारों के ही कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले भारत 11वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। The world looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global south, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार्स और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक इसे विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। इस अमृत काल में ये पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। आपके सपने जितने बड़े होंगे उतना ही बड़ा मेरा संकल्प होगा। आपके सपने मेरा संकल्प है। आइए सपने देखिए, क्योंकि सपने देखने के बहुत अवसर हैं और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य अभी मौजूद है। इस वादे के साथ प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। कैमरामैन जगमोहन और कमलेश के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। इस साल का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अमृत काल का पहला समिट है, जो वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते कद को भी रेखांकित करता है। इसकी बानगी भी यहां देखने को मिली जब इस सम्मेलन के दौरान देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशकों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2024 का आगाज हो गया है। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशक भी सम्मेलन का हिस्सा बने। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, लक्ष्मी मित्तल और तोशिहीरो सुजुकी समेत सभी उद्योगपतियों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की है। जहां एक तरफ रिलायंस हजीरा में भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी, वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा टाटा ग्रुप्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी निर्माण करेगा। Today's India is the best time for young people to enter the economy, to innovate and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation that now creates the global platforms. 2024 के इस मौके पर
हमने सेकंड फेज के लिए MOU साइन किए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ 800 मित्तल निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। In the past 10 years, under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become a third largest automobile market in the world. खास बात यह है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के दौरान सभी उद्योगपतियों ने गुजरात को उद्योग और निवेश के लिए बेहतर स्थान माना है। वहीं इस तरह के आयोजन से जहां गुजरात को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही प्रदेश के लाखों लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर गांधीनगर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने विज्ञान, शोध, नवाचार और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। और फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अयोध्या धाम की खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। और न्यूज़ नाइट में अब बात रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान।
बेसब्री से इंतजार है राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। और राम नाम का उद्घोष ही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। श्री राम कथा के साथ ही श्री धाम अयोध्या में नव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भी शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ अयोध्या के कई स्थानों पर लक्ष्य चंडी यज्ञ, श्री हनुमत महायज्ञ, अखंड रामायण पाठ, दुर्गा चालीसा जैसे आध्यात्मिक समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अजय मिश्र की आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश श्री चिन्मयानंद बापू की राम कथा श्री सरयू के किनारे बसे प्रसिद्ध राम कथा पार्क में शुरू हो चुकी है। यहाँ देश भर से पधारे भक्तों ने राम कथा आयोजन का आनंद उठाया और कुछ लोग भगवान हनुमान के रूप में भी नजर आए। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री भक्तमाल की बगिया में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग पर श्री हनुमत महायज्ञ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां चरम पर हैं। यज्ञ भगवान श्री विष्णु का ही एक स्वरूप है और श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में जगह जगह कई यज्ञ महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। ये उन बड़े यज्ञों में से एक है जिसे अमृत महोत्सव किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1008 कुंडीय यज्ञ, उसकी सारी तैयारियां की जा रही हैं, कुंड बनकर के तैयार हो गए हैं। देश के कई हिस्सों से हवन सामग्रियां, यहाँ के भंडारे के लिए अन्न, सारी तैयारियां लगातार जारी हैं और इसका उद्देश्य यही कि विश्व में शांति का प्रसार हो, समरसता का प्रसार हो। भगवान श्री राम के वनगमन में प्रथम पवित्र पड़ाव रहा चित्रकूट धाम। संत जन बताते हैं भगवान श्री राम ने 12 वर्षों तक चित्रकूट में निवास किया। इस पवित्र चित्रकूट की धरती से पधारे पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के 75वें जन्म दिवस 14 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हो रही है। प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान पे यहाँ पर जो 22 तारीख को प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान अपने दिव्य अलौकिक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, ये सौभाग्य हम लोगों को मिला 500 वर्षों के बाद। ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है और ये इतना एक अद्भुत है। वास्तव में हम लोग वाणी का विषय नहीं है, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, अनुभव का विषय है। बस यही है, मिश्री की डली मुंह में कहीं से भी डालो मीठी ही लगेगी, मीठी ही लगेगी और हर तरफ वही आनंद का ही अनुभव हो रहा है। राम भद्राचार्य जी के अलावा वृंदावन के कथा सम्राट श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, श्री देवकी नंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंभरा, कवि कई राम और कृष्ण कथाएं श्री राम राम अयोध्या में अपने आप को कृतार्थ करेंगी। तो समझिए कि यह यज्ञ जो है वो विष्णु स्वरूप है और पूरे अयोध्या में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इस महोत्सव की शुरुआत जो कि 14 जनवरी से हो रही है या फिर कहें कि सरयू के किनारे रामकथा के साथ हो चुकी है, वो आने वाले तीर्थयात्रियों को आनंद की एक अलग दुनिया में लेकर के जाता है। हमारे साथ कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तो राम मंदिर में ही हम जानते हैं कि रामलला, इसी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो विराजमान होंगे और उनके स्वागत के लिए राम मंदिर में तो तैयारियां पूरी हैं ही, लेकिन संत जन, सामान्य जन भी अपने अपने तरीके से अपने आप को जोड़ रहे हैं श्री राम के नाम के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 तारीख को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने स्वयं तमाम विषयों से संबंधित इंतजाम का निरीक्षण भी किया। नव्य, दिव्य, भव्य राम मंदिर से संबंधित तमाम जानकारी और 22 जनवरी को होने वाले महा महोत्सव के प्रसारण की भी व्यापक तैयारी है। इस वक्त सूचना
मंत्रालय की एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, अपूर्व चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां उन्होंने देखी हैं। सर, आप पहले भी आए थे, पहले भी आपने देखा, इस बार आपने क्या परिवर्तन देखा, किस तरह की तैयारियां? हाँ, मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले आया था। उसके बाद से अब तो यहाँ पर पूरा उत्साह का वातावरण है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए 24 तारीख से खुलेगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक यहाँ पर इसका जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो देखने को वो लाजवाब है। और जो आज में आया, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और INB डिपार्टमेंट, दोनों की व्यवस्था देखने को, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, पूरे देश से अंतर्राष्ट्रीय भी आएंगे। तो उनकी हेल्थ की किस तरह से व्यवस्था है, कहाँ क्या यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इमरजेंसी रिस्पांस किस तरह से होगा, ये भी देखा। किस तरह से तैयारियां हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन जन तक इसको पहुंचाने की? सभी को बेसब्री से इंतजार है। दूरदर्शन की तो आज जो है पूरे CEO से लेकर दूरदर्शन की पूरी टीम है यहाँ पर। तो दूरदर्शन ने तो डायरेक्ट टेलीकास्ट का 15 तारीख से पूरी व्यवस्था करी है। 22 तारीख को जो है पूरा कार्यक्रम का देश में विदेश में पूरी तरह से दूरदर्शन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दूरदर्शन की एक अनूठी पहल है HI समाचार, तो क्या उसके ज़रिए भी यहाँ पर जो दर्शक हैं या जो दूरदर्शन के उस तरह के दर्शक हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, क्योंकि राम तो पूरे देश के में उनकी लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे। राम मंदिर के अंदर जो कार्य हो रहा है, और उस पर दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छी पहल करी है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं सबके लिए इसका ख्याल रखा जाएगा। दूरदर्शन की तो बहुत बड़ी टीम यहाँ पर रहेगी। मुझे जो बताया गया कि लगभग 200 से 250 दूरदर्शन के कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे। कैमरा लगभग 38 से 40 कैमरा रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे आएंगे और जैसा उनका जहाँ कार्यक्रम होगा उसका पूरा, बाकी जो लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको भी कवरेज, और यहाँ जैसे अब ये राम की पैड़ी है, यहाँ का कवरेज, जो भी महत्वपूर्ण स्थान है सबका कवरेज यहाँ से लाइव रहेगा। कैमरामैन योगेश के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, अयोध्या धाम। तो कह सकते हैं कि राम भक्तों के सपनों का, उम्मीदों का है ये राम मंदिर। और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ने विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़ी सारी गतिविधियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। देश और दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेस के साथ दूरदर्शन की फीड साझा की जाएगी। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने दूरदर्शन के इन तमाम प्रयासों को साझा किया। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर DD न्यूज़ परिवार ने भी, प्रसार भारती परिवार ने भी बड़ी तैयारियां की हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसार भारती के CEO। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की इस भव्य कार्यक्रम के लिए क्या तैयारियां? इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में और विदेश में काफ़ी जिज्ञासा है और लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज के लिए काफ़ी विस्तृत तैयारियां की गई हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है 22 तारीख का, उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा और दूरदर्शन फिर एक बार जैसा कि G20 में हुआ था वैसे ही पूरा 4K में एकदम उच्च कोटि का एक प्रसारण यहाँ से रहेगा और ये प्रसारण दूरदर्शन के द्वारा कवरेज किया जा कर के फिर सभी अन्य चैनल्स को, चाहे वो भारतीय हों या अन्य विदेशी चैनल्स हों, उनको भी हम फीड प्रोवाइड करेंगे। समस्त विश्व में जो प्रसारण होगा वो उस स्तर का हो जिससे कि लोगों को इस पूरे आयोजन की भव्यता के बारे में अनुमान मिल सके। इसी कार्यक्रम की लाइव कमेंट्री हमारे आकाशवाणी के चैनल्स पर भी की जाएगी। साथ ही साथ हमारे डिजिटल माध्यमों पर भी इस कार्यक्रम को हम लोग प्रसारित भी करेंगे। हमारी जो दूरदर्शन की भी जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, कि जब भी ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने हमारी हेरिटेज के बारे में, विरासत के बारे में बात की है, चाहे वो धार्मिक विरासत हो, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, तो देश के सभी हिस्सों से लोगों ने उसको बड़े प्यार से ग्रहण किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये प्रयास भी उसी प्रेम के साथ हमारी जो ऑडियंस है वो ग्रहण करेगी और हमें प्रोत्साहित करेगी आगे जाकर और बेहतर काम करने। स्पष्ट तौर पर विकास और विरासत, तो नई अयोध्या का विकास हो रहा है और विरासत की एक नई गाथा पूरे दुनिया में जाने को तैयार है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, सरयू घाट, श्री अयोध्या धाम।
तो 22 जनवरी को बने रहिएगा दूरदर्शन के साथ, जब हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सारी जानकारी आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है आईपीएफ, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज विश्व हिंदी दिवस है और हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में बोली जाती है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण एथनोलॉजी में दुनिया भर में 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेपाल आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत समेत पोर्ट लुइस, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग और फिजी जैसे 12 देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। ये उस दिन को भी चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को हुई। दुनिया भर में 61 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी और मंदारिन चीनी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की थीम है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो जाहिर है कि हिंदी हम सब के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हिंदी दिवस पर बात करने के लिए डॉक्टर विपिन कुमार जुड़ गए हैं, जो विश्व हिंदी परिषद राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कुमार। और चूंकि आप विश्व हिंदी परिषद के महासचिव हैं, तो सबसे पहले यही कि ऐसा क्या
बदल रहा है हिंदी भाषा को लेकर विश्व में कि आज ये हिंदी भाषा विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है? निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को जानना चाहती है, समझना चाहती है जी। और हमारी संस्कृति को जानने का जो सबसे सशक्त माध्यम है वह है भाषा। और जिस तरीके से हमारा जो संस्कृति है उसमें वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे परिवार को, पूरे दुनिया के लोगों को ये भारत परिवार मानता है, तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है संवाद को स्थापित करने का। लोग हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, इसके लिए वो हमारी भाषा को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये समझनी जरूरी है, जैसे कि थीम है इस हिंदी दिवस का पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, तो जाहिर है कि हिंदी को अगर हमें सशक्त करना है तो हमें उसको अनेक जो नवीन माध्यम है उनके साथ भी जोड़ना जरूरी होगा। कैसे इस थीम को हम और ज्यादा विस्तृत तरीके से हमारे सामने रख सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है कि हम पारंपरिक ज्ञान से हटके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का रुख कर सकें? आज हिंदी भाषा को प्रसारित करने में तकनीक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आप जिस तरीके से देखते हैं कि बोल करके या आप जब लिखना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी माध्यम में लिखते हैं और हिंदी में टाइप होता है, तो खास करके युवा वर्ग आज इस माध्यम को अपना करके हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग कर रहा है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, इसका भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आप केवल बोलने मात्र से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा लाभ है कि बहुत ही शुद्ध लिखावट होती है। तो जिस तरीके से आज तकनीक का जो प्रयोग हो रहा है, तो हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है वो तकनीकी माध्यम से पूरे विश्व भर में फैल रहे हैं। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अगर हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, उसमें भी हिंदी का योगदान है। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हमने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का, तो भाषा इसमें बहुत व्यापक भूमिका निभा रही है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए संवाद का बहुत बड़ा योगदान होता है, और संवाद का जो हमारी जो माध्यम है वो भाषा, तो हिंदी भाषा को जितनी सशक्त होगी उतना ही हमें अपने अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में सहयोग प्राप्त होगा, उतना ही मतलब हम सफल होंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारी हिंदी भाषा में ही विज्ञान और ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। जो हमारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनकी किताबें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो भी उपलब्ध हों। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर काम हो रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा कि विश्व के कई देश के वैज्ञानिक हमारे वेद का, हमारे पुराणों का अध्ययन करके वो अनुसंधान कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जा रहा है, क्योंकि लोग हमारे विद्या को, हमारे विज्ञान को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर कुमार कि हम सब पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है इस बात की कि हम अपनी हिंदी भाषा को लेकर गौरवान्वित महसूस करें और उसको आगे बढ़ाएं। वक्त इतना ही है, लेकिन डॉक्टर कुमार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ 8 में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने BAPS स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने 10 किंग्स रोड स्थित अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया। राजनाथ सिंह की कल लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी। भारतीय नौसेना के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित UAV दृष्टि 10 को हरी झंडी दिखाकर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत पहले से और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहली बार एक साथ कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। ये घटना सुबह करीब 9:15 बजे घटी।